मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, आपने सोशल मीडिया और मीडिया में अक्सर यह कहते सुना होगा कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने हिंदुओं का कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग किया और अंग्रेज़ों को मार भगाया। आपको उनकी इस जुमलेबाजी की हकीकत मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो उनकी जो पूरी तहरीक थी वो इस्लामिक हुकूमत कायम करने की थी और इन लोगों ने शुरुआत में थोड़ी सी जगह पे कब्जा भी कर लिया था और कब्जा करने के बाद वहाँ अमीरुल मोमिनीन की घोषणा हुई कि मैं आज से अमीरुल मोमिनीन हो गया। उनको लोग सैयद अहमद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि जो मोमिन जो हैं, जो धर्मपरायण लोग हैं, उनको उनका अमीर, उनका अमर, उनका शासक, तो इस तरह से कह सकते हैं। तो वो और फिर उन्होंने जो वहाँ पे एक गाइडलाइन जो जारी किया था, आप उस गाइडलाइन की जब स्टडी करेंगे इस्लामिक हुकूमत कायम करने के बाद, राजा रणजीत सिंह की टेरिटरी आती थी वो बहुत थोड़े दिन तक। उसके बाद तो फिर वो ये दोनों लोग रणभूमि में मारे गए और राजा रणजीत सिंह की मेन फौज से भी लड़ाई नहीं। वहाँ जो बालाकोट का नाम जरूर लीजिए। हाँ, बालाकोट की पहाड़ियों में, जी बालाकोट की पहाड़ियों के नीचे, और वो सिख टुकड़ी थी, उन्होंने इनका काम तमाम कर दिया। वो राजा रणजीत सिंह को पूरी फौज लेके आना भी नहीं पड़ा। लेकिन वो जो गाइडलाइन उन्होंने जारी किया, वो गाइडलाइन और तालिबान जब पहली बार आया था और उसने जो गाइडलाइन दी, आप एकदम हर्फ बहर्फ मैच कर जाएगा वो। तो उसमें तो ये कहीं से ये जो आजादी की लड़ाई नहीं थी, पढ़ के सुनाइए। हाँ, मैंने कुछ नोट किया है। वो पूरी गाइडलाइन तो नहीं है, लेकिन मेरा ये काउंटर करने के लिए कहा था कि वो लड़ाई आजादी की लड़ाई नहीं थी, देश को आजाद करने की लड़ाई नहीं थी। वो एक शरिया और इस्लामिक स्टेट बनाने की जो परिकल्पना थी वो थी। थोड़ा सा इन लोगों ने बनाया था, लेकिन फिर वो जो है वहाँ पे वो हो गया। बहुत दिनों तक वो लोग कोशिश करते रहे। वहाबी आंदोलन, उसी को तरीके मोहम्मदी भी कहते हैं, वो एक अलग से ऐतिहासिक बात है। मैं वहां से उदाहरण करता हूँ। तो उनसे उन्होंने जो है वो गाइडलाइन जो जारी किया था और जो उसने तकरीर किया उन्होंने, तो उसमें एकदम साफ उन्होंने ये बात कही। मैंने एक बहुत बड़ी किताब है उलमा का शानदार माजी, आपने जरूर पढ़ी होगी, जैसा कि मैं जानता हूँ आप बहुत स्टडी करते हैं, और ये भी सैयद साहब ने ही लिखा है। नहीं पढ़ी है ये किताब, एग्जैक्टली नहीं पढ़ी है मैंने। उलमा का ये शानदार आपको माजी आर्काइव पे भी मिल जाएगी और 4 जिल्दों में है ये। और अच्छा, पढ़ने लायक किताबों से सारा कच्चा चिट्ठा इन लोग का निकल जाए। और ये सैयद मोहम्मद मियां ने लिखा है, तो सैयद साहब की बात को सैयद साहब से काट दिया जाए तो थोड़ा सा इनको सही रहेगा, वरना कहेंगे कि भाई संजय दीक्षित आपके बारे में बोला जाता है कि भाई जाहिर सी बात है इनकी बात को काट दीजिए तो हम सब जाहिल हैं। वो बात अभी आगे आएगी। तो उन्होंने साफ उसमें कहा कि हमारी जंग सिर्फ लंबे बालों वालों से है। मैं वो किताब का उदाहरण पढ़ रहा हूँ। हमारी जंग सिर्फ लंबे बाल वालों से है, न कलिमा गो और तालिबान इस्लाम से। और सरकार अंग्रेजी से भी हमारी मुखासमत नहीं, यानी दुश्मनी नहीं, क्योंकि हम उसकी रियाया हैं और उसकी पनाह व हिफाजत में मजालिम से महफूज हैं। आप समझ गए? दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा साफ कर दूं कि हमारी लड़ाई जो है लंबे बालों से है। लंबे बाल वाले वहां पे बालाकोट में और पंजाब के इलाके में राजा रणजीत सिंह का एक विशाल साम्राज्य था, अफगानिस्तान तक के अंदर तक कुछ तक वहां जाते हैं। तो लंबे बाल आपको पता ही है सिख रखते हैं। और हमारी लड़ाई किसी मुसलमान से नहीं, उस इलाके के मुसलमान से भी नहीं है, इनकी तालिबान इस्लाम से भी नहीं है, और ना अंग्रेजी सरकार से। देखिए, ये जो मौलाना कह रहे हैं कि वो देश की आजादी के लिए लड़ाई रहते हैं, और ये अंग्रेज को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, क्योंकि वो तो हम उनकी रियाया हैं, मतलब हम उनकी जनता हैं, और अंग्रेजी शासन में उनके अमनो अमान में पनाह में हम बहुत सुरक्षित हैं। ये सैयद अहमद का स्टेटमेंट है। उनसे फिर पूछा गया, उनके शागिर्दों ने पूछा कि हजरत आप रायबरेली लखनऊ के पास है, रायबरेली उतनी दूर से यहाँ अफगानिस्तान पंजाब के इलाके में क्यों चले आए? वहां अंग्रेज है, अंग्रेजों से जिहाद कर लेना था आपको, इतना जुल्म हो रहा है, वहां इस्लामिक हुकूमत कायम करनी थी देश को, यहाँ क्यों चले आए आप? उसका जवाब देते उन्होंने बरजस्ता लिखा है कि चूंकि सिख जो है मुसलमानों पे जुल्म ढा रहे हैं और अंग्रेज मुसलमानों पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अंग्रेजों से नहीं सिखों से लड़ने आया। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि उनकी लड़ाई इस्लामिक स्टेट कायम करने की थी, और पूरी लड़ाई सिख साम्राज्य से थी, अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं। और एक बात ये भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे थे कि अंग्रेजों ने इनको बड़ा सपोर्ट किया, वैसे जैसे अमेरिका को तालिबान ने सपोर्ट किया था, ताकि ये राजा रणजीत सिंह को डिस्टर्ब करें।
क्योंकि अंग्रेजों के सामने एक बड़ी वो ताकत उभर के आ रही थी जिसको कंट्रोल करना अंग्रेजों से दिक्कत हो रही थी। तो ये भी एक उसकी पृष्ठभूमि है। अब इसमें मौलाना ने बहुत यलगार लगाते हुए सैयद साहब ने बयान करते हैं कि और फिर देश कैसे आजाद हुआ, कहते हैं कि उसके बाद जो भी आया वो उन्हीं के रास्ते पे चला, यानी सैयद अहमद शहीद के ही रास्ते पे चल के देश आजाद हुआ। यानी गांधी, नेहरू, लाला लाजपत राय और भी जो हमारे आजादी की लड़ाई में जो हमारे बड़े लोग रहे, किसी का जिक्र नहीं किया। चंद देवबंदी उलमा का जिक्र किया, उसमें महमूदुल हसन का जिक्र किया, उसमें हुसैन अहमद मदनी का जिक्र किया, लेकिन सैयद साहब बहुत ही चतुराई के साथ उन देवबंदी उलमा का जिक्र करना चर्चा नहीं करते हैं जो पाकिस्तान बनाने में आगे आगे थे। मौलाना शब्बीर उस्मानी, मुफ्ती शफी उस्मानी, अशरफ अली थानवी, इन लोगों का जिक्र वो नहीं करते। तो बड़ी चतुराई से एक ऐतिहासिक साक्ष्य को छुपाते हैं और चंद लोगों का नाम लेते हैं कि उन्हीं के सिलसिले से आके जो आया उन्हीं के रास्ते पे चल के देश आजाद कराया और हम भी आजाद कराएंगे। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम फलाने से आजाद कराएंगे, ढिमकाने से आजाद कराएंगे, हम जो है भ्रष्टाचार से आजाद कराएंगे और जो है बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखा है उन्होंने कि हम जो है जुल्म से, इस्तिब्दा से आजाद कराएंगे, फिर वारियत से, जुल्म की परिभाषा तो सबसे आजाद कराएंगे। मैं जी आपको जुल्म की परिभाषा सुनाता हूँ जी। यह है सूरत लुकमान आयत नंबर 13। ऐ मेरे बेटे अल्लाह का साजी न ठहराना, निश्चय ही शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। जी